थोड़ी देर से आएगी, इसके हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा लेट रखा था। मैं आग्रह करूंगी हमारे आज के ऑथर श्री गीत चतुर्वेदी जी का कि कृपया आप मंच पे आए। मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, कोविड नहीं है इसलिए आप सब डरेंगे नहीं क्योंकि मैं 2 दिनों से सिर्फ बोल ही रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं आज की बातचीत करने वाली हमारी सहयोगी रश्मि से आग्रह करूंगी कि रश्मि कृपया आप भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे बीच उपस्थित गीत चतुर्वेदी जी के लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ताकि हमारा रांची शहर सुन सके कि हमारे बीच गीत उपस्थित हैं, जिनकी कविताएं मुझे लगता है देश नहीं विदेशों तक है। इनके परिचय के बारे में जो भी कहा जाएगा ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, कहीं तो पता चला इनसे ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इनका परिचय कितना बड़ा हो सकता है। ये दिखने में बहुत छोटे, उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े किताबें कविताएं इन्होंने लिखी हैं। आप सबका स्वागत है आज इस प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कलम कार्यक्रम में। हमारे बीच गीत उपस्थित हैं। गीत चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, लघु कथा लेखक एवं कवि हैं। आपको अवधि लेखक के रूप में भी जाना जाता है। आप ऐसे लेखक हैं जो गद्य एवं कविता दोनों में निपुण हैं। गीत मुख्यतः सामाजिक विषयों पर उपन्यास लिखते हैं। अपनी लेखन शैली के कारण आपकी कृतियां बहुत लोकप्रिय हैं। प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस द्वारा गीत को भारत के 10 बेहतरीन लेखकों में से एक चुना गया है। यह इनका बहुत छोटा सा परिचय है। थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। गीत का जन्म 27 नवंबर मुंबई में हुआ था। साथ ही यह भी जाना जाता है कि हिंदी के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समकालीन लेखकों में से एक इन्हें माना जाता है। उनका कविता संग्रह न्यूनतम मैं करीब 1.5 साल तक हिंदी की विभिन्न बेस्ट सेलिंग सूचियों में शामिल रहा। इसी तरह उनका नया कविता संग्रह खुशियों के गुप्तचर भी 2019-20 की सर्वश्रेष्ठ किताबों में शामिल रहा। गीत की रचनाओं का अनुवाद देश दुनिया की 22 भाषाओं में हो चुका है। उनके नॉवल सिमसिम के अंग्रेजी अनुवाद को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था पेन अमेरिका ने बहुचर्चित पेन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड किया है। यह सम्मान पाने वाली उनकी किताब महज दूसरी भारतीय गल्प कृति है। तालियां, मुझे लगता है कि मेरे हर सेंटेंस में एक ताली बनती है इनके लिए। अमेरिका के 6 विश्वविद्यालयों ने अपने विभिन्न प्रकाशनों में आपकी रचनाओं को स्थान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस सहित, जो कि मैंने पहले बताया, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई प्रकाशन संस्थानों ने इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में माना है। इनकी प्रकाशन कृतियों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन इनकी किताबें, इनकी जो प्रकाशन कृतियाँ हैं वो गुप्तचर, खुशियों के गुप्तचर, द मेमोरी ऑफ नाउ, न्यूनतम मैं, आलाप में गिरह, कहानियों में इनकी है सावंत आंटी की लड़कियाँ, पिंक स्लिप डैडी, सिमसिम। रचनाओं के अनुवाद में अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, रूसी, क्रोशियन, बर्मीज समेत देश दुनिया की 22 भाषाओं में गीत की रचनाओं के अनुवाद हो चुके हैं। दूसरी भाषाओं में किताबें भी इनकी आई हैं। सिमसिम मराठी में अनुवाद हुआ है। द मेमोरी ऑफ नाउ कविता संग्रह अंग्रेजी में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन वर्ल्ड लिटरेचर टुडे, मॉडर्न पोएट्री इन ट्रांसलेशन, मैंटिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, इंटरनेशनल पोएट्री रिव्यू नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय, 91st मेरिडियन आयोवा विश्वविद्यालय, शिकागो रिव्यू शिकागो अमेरिका,
द ऑफिंग, लॉस एंजलिस, रिव्यू ऑफ बुक्स। आज जिस किताब के साथ गीत हम लोगों के साथ हैं उसका नाम भी मैं बता दूं, अधूरी चीज़ों के देवता। रुख पब्लिकेशन की यह किताब है। कई किताबें, इन्हें पुरस्कार और सम्मान की बहुत लंबी लिस्ट है जो मेरे पास है। बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम गीत के मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो पढ़ दूंगी, लेकिन गीत जब अपने मुख से सुनाएंगे तो उनके बातों में जो भावनाएं होंगी वो अपनी बातों के अपने अनुसार आप सबके बीच में ला पाएंगे। लेकिन उन्हें जो पुरस्कार और सम्मान मिला है, मैं उसके साथ उनका स्वागत करूंगी। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2007, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान 2014, शैलेश मटियानी कथा सम्मान 2018, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप 2018, सैयद हैदर रज़ा फेलोशिप 2019, लंच टिकट एंटिक यूनिवर्सिटी 2018, टू लाइन्स जर्नल, सेंटर फॉर आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, सैन फ्रांसिस्को 2017, पोइट्री इंटरनेशनल 2015, राइनो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कविता पत्रिका इलिनॉय अमेरिका 2018, पेन अमेरिका न्यूयॉर्क 2016-17, ड्रंकन बोट न्यूयॉर्क अमेरिका 2017, सरकमफ्रेंस न्यूयॉर्क 2016। ये अवार्ड, ये सम्मान इन्हें मिले हैं। बाकी सारी बातों के लिए हम सब के बीच उपस्थित हैं गीत, जिनसे मेरी बात आज ही हुई। अब तक व्हाट्सएप में ही बात हो रही थी और इनके मेल से ही बात हो रही थी, लेकिन इनसे बात करने के बाद समझ में आया कि कितने सहज और सरल हैं। और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जो कार्यक्रम देर से रखा था, हम लोगों ने सोचा ये थके हुए होंगे, ये बहुत लंबा सफ़र तय करके आए। आई थिंक 11 बजे से ये निकले हुए हैं भोपाल से और शाम को 5 बजे के बाद ये रांची पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं और यहाँ पहुँचे हैं शाम 5 बजे। हम लोगों ने सोचा था ये थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद ये हम लोगों के बीच आएंगे। लेकिन जब यहाँ आने के बाद इनसे बात की तो इन्होंने कहा मैं बस थोड़ी देर में आप लोगों के साथ हूँ और आ रहा हूँ। और ये हमारे साथ में मुझे लगता है कि 5:30 पौने 6 बजे से हम लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और हम सबसे बात कर रहे हैं। स्वागत है गीत आपका आज के कलम में, और ज़ोरदार तालियों के साथ रश्मि आप बातचीत करें। रश्मि का परिचय बस इतना कि वो कलम रांची की एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसके ज़रिए हम सब, हमारी एक टीम है, हमारी टीम जो मिलके काम करती है उस टीम का एक हिस्सा है। रश्मि आप स्टार्ट करें। हेलो, सबसे पहले तो गीत आपका स्वागत है। और अभी हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी आपका परिचय लिया, जिसमें इतनी सारी बातें थी कि हम भूल गए कि कितनी बार ताली बजाना चाहिए आपके लिए, मगर हाँ सिर्फ सुनते रह गए। तो इन जो बातों से या जो लेखन की बात है, इससे सबसे पहले जो सवाल मेरे मन में आता है कि हम लोगों के तो आप प्रिय हैं, इतने जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब आपके लेखन से परिचित हैं, सब आपको पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत बड़ी मुरीद हूँ आपकी। बावजूद इसके एक सवाल है कि आप खुद एक कवि गीत, कथाकार गीत और अनुवादक गीत, इन तीनों में से कौन सा गीत आपको प्रिय है? आप इन दिनों में अपने आप को किस रूप में देखते हैं? इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ सवाल और कि जब आप लिखते हैं, आप कविता भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, तो जब आपके मन में कोई विचार आता है तो आप इसको कैसे करते हैं कि इसको कहानी के रूप में इस चीज़ को लिखा जाए या कविता लिखा जाए? मतलब ये जो विचार आते हैं या कोई भावना आती है, इसका प्रस्फुटन कैसे होता है? मतलब ये गीत का स्वतः है या गीत एक विचार करके इसको लिखते हैं? इस बारे में क्या कहना है आपका? बहुत शुक्रिया रश्मि। पूनम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रांची कलम का बहुत शुक्रिया, प्रभा खेतान फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया, और आप सभी साथियों का जो यहाँ अपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल करके आए हैं। तो
सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए ये कहूँ कि इतनी देर में तो मैं सवाल ही भूल गया क्या पूछा गया। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा याद कर लूँगा, क्योंकि एक सवाल में कई सारे सवाल हो गए। एक बार मैंने खुद से पूछा कि क्या तुम सच में गीत चतुर्वेदी हो? तो मेरे ही मन से जवाब आया, हाँ हूँ तो सही, पर कभी कभी। बाकी टाइम पे तो मैं एक आवारा हूँ, बाकी टाइम पर तो मैं एक बंजारा हूँ, बाकी टाइम पे तो मैं एक घुमक्कड़ हूँ, बाकी टाइम पर तो मैं जाने क्या हूँ। खुद को नहीं पता क्या हूँ। किसी किसी समय मैं वो वाला गीत चतुर्वेदी होता हूँ जिसको लोग थोड़ा बहुत सहला देते हैं, थोड़ा बहुत प्यार कर देते हैं। और इतना सारा परिचय, पूनम जी, मैं तो बहुत कहें ऐसे कि चाह रहा था कि ये ज़मीन यहाँ से हट जाए, मैं दब जाऊँ, छुप जाऊँ कहीं पर, इतनी सारी बातें। बस एक लाइन में मेरा परिचय यही है कि मैं वो हूँ जिसे आप सब लोग प्यार करें, प्यार करते हैं। मैं वो बनना चाहता हूँ जिसे आप सब लोग हमेशा प्यार करते रहें। बस एक लाइन का ये परिचय। कवि हूँ कि कहानीकार हूँ, अनुवादक हूँ कि चित्रकार हूँ, कई बार तो मुझे खुद को भी नहीं पता चलता, लेकिन अपने आप से कहता हूँ। पता है, एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट है कविता का, दूसरा फ्लैट है गद्य का। तो मैं तो गद्य वाला आदमी हूँ, शुरुआत मेरी गद्य से हुई थी। तो मैं कहता हूँ कि गद्य जो है वो मेरा मायका है। मैं शादी करके कविता वाले में आ गया। तो ऐसा है कि कभी मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, कभी उस फ्लैट में रहता हूँ, और दोनों फ्लैट आमने सामने हैं, तो मायका और ससुराल दोनों के बीच आना जाना चलता रहता है। तो मैं दोनों हूँ, मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ। और चीज़ें भी इसी तरह मुझ तक आती हैं कि मैं पहले से कभी ये तय नहीं करता हूँ कि मुझे ये कविता लिखना है, मुझे ये कहानी लिखनी है। इसी कारण बहुत गड़बड़ करता हूँ, मैं बहुत गड़बड़ करता हूँ। मैंने 1998 में एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है सिंधु लाइब्रेरी। अब कविता के भीतर मैंने बहुत सारी कहानी नुमा चीज़ें लिखी, और 7 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस पर मैंने कविता लिखी है इसी पे कहानी हो सकती है। तो मैंने उसी कविता को उठा के कहानी में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल नए तरीके से लिख दिया। तो वो बन गई सिम सिम, जो 7 समंदर पार तक पहुंच गई। अब मुझे पिछले साल फिर एक नए कीड़े ने काट लिया कि ये जो है, इस कविता और कहानी दोनों को मिला करके क्या मैं एक कोई एक्सपेरिमेंटल फुल फ्लेजेड नॉवल अटैम्प्ट कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। तो बस इस साल के अंत तक वो भी आ जाएगा। शुक्रिया। तो ये ऐसा है कि सब चीज़ें आपस में गड्ढ मड्ढ हैं। कोई एक ऐसा विभाजन, कोई एक ऐसा अंतराल नहीं है। पानी है नदी का, बहता है, हम लोग उठा लेते हैं, कविता के पात्र में रख लेते हैं तो कविता जैसा शेप आ जाता है, कहानी के पात्र में रख लेते हैं तो कहानी जैसा शेप आ जाता है बुनियादी तौर पे वो मेरी आत्मा का जल जो मेरे शब्दों के भीतर बहता रहता है। अगर मेरा सवाल तो रह गया कि इन तीनों में आपको कौन सा प्रिय है? झपट के मैंने माइक मांग तो लिया, लेकिन जवाब आता नहीं है मुझे। कौन सा मुझे प्रिय है? शायद 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 कवि वाला रूप। क्योंकि मैंने ना, शुरुआत मेरी ना कहानी से हुई थी। जब मैं 9th क्लास में था, 13 साल का, तो मैंने बच्चों की एक कहानी लिखी, और वो बच्चों की एक बड़ी मशहूर पत्रिका है टिंकल, उसमें छप गई। फिर मैं 17 साल का हुआ, 16.5 साल का। देखिए, वो ऐसा ज़माना है ना, मैं एक एक दिन का हिसाब रखता हूँ। 16.5 साल का हुआ तो मैंने पहली बड़ों की कहानी लिखी, और वो एक अच्छी पत्रिका में छप गई। उसमें बहुत सारे बड़े ऊंचे साहित्यकारों की कहानियाँ भी थीं, मुझे थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिला। फिर मैंने लिखी कविता, और कविता लिख के उसी संपादक को भेजी, तो भाई साहब ने जवाबी चिट्ठी लिखी
कविता तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कहानी लिखा करो। बस बात दिल को लग गई, बात वहाँ पर दिल को लगी कि अरे ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो बस की बात नहीं है। क्योंकि जब पिताजी ने नाम रख दिया गीत, तो एक कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा काव्यात्मक हो जाऊं। भले ही बेसुरा हूं, लेकिन अपने बेसुरेपन में भी दो चार राग, दो चार धुन, इनकी टांगें तोड़ दूं। तो ये बात दिल में लगी थी। कविता को लेकर मैंने बहुत अभ्यास किया, कविता को लेकर बहुत अध्यवसाय किया, इसीलिए वो चीज़ कहीं न कहीं दिल के करीब है। बहुत बढ़िया। अब जब कविता की बात हो गई, कविता हम आपसे सुनेंगे, उसके पहले कहानी की बात करते हैं। आपका दो कहानी संग्रह है जिसमें लंबी लंबी 6 कहानियाँ हैं। इतनी लंबी कहानी जिसे नॉवेला कहा जाता है, तो आप इतनी लंबी कहानियाँ क्यों लिखते हैं? क्या आपको लगता है कि कम शब्दों में, या जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमारे यहाँ होती है, तो लगता है आप उसको उतने कम शब्दों में अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते, या जो कहना चाहते वो कह नहीं पाते, इसके लिए छोटी कहानियाँ नहीं लिखते, या लंबी कहानियाँ आपको ज़्यादा मुफीद लगती है कि अपनी बात पहुँचा सके? इसकी वजह क्या है, ये बताएं हमें। मैं लिखता हूँ कविताएं, और कविताएं आकार में छोटी होती हैं, शॉर्ट स्टोरी भी आकार में छोटी होती है। तो मुझे अगर अपनी बात कम शब्दों में कहनी होती है तो मेरे सामने हमेशा कविता का विकल्प खुला हुआ होता है। तो जो बातें मैं उस कविता की सीमित भूगोल में नहीं कह पाता हूँ, उन्हें कहने के लिए मैं कहानी की तरफ जाता हूँ, इसलिए वो नेचुरली बड़ी हो जाती हैं। ये तो बड़ा फिलॉसॉफिकल टाइप का जवाब हो गया। रियल जवाब ये है कि शॉर्ट स्टोरी लिखना ही नहीं आता आता ही नहीं लिखना, क्योंकि मैंने बहुत बार अटैम्प्ट किया, बहुत बार कोशिश की। जैसे होता है ना कि अगर आप हिमालय के कोई ग्लेशियर हैं तो आपकी किस्मत में है कि गल गल के आप बहेंगे और बह बह के आप एक दिन समंदर में जा गिरेंगे, ये आपकी किस्मत में है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि मेरे भीतर का जो ग्लेशियर है उसकी किस्मत में है कि वो गलेगा, बहेगा और जाकर उपन्यास के समंदर में गिर जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। तो मैं हमेशा मेरे भीतर का सब कुछ, सारी काव्यात्मकता हमेशा एक औपन्यासिकता को छूने के लिए सन्नद्ध, प्रतिबद्ध या आशान्वित रहती है। दूसरा माइक मिल गया। बड़ा बड़ा। अब मेरा सवाल है आपसे, जो आपकी कविताओं को पढ़ते हैं, मैं पढ़ूं या जो भी पढ़े, उनको लगता है आपकी कविता नहीं सूक्तियाँ हैं। कुछ इतने छोटे छोटे वाक्यों में आप इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, तो क्या लगता है, मतलब ये गंभीर अध्येता रहे हैं आप, हैं आपने इतनी पूरे विदेशी साहित्य सब पढ़ा है, इसका ये परिणाम है कि आप इतना बढ़िया लिख पाते हैं? इतने अच्छे बिंब कैसे रचते हैं, ये आप हम लोगों को बताएं। इसमें भी बहुत सारे जवाब या बहुत सारे सवाल एक साथ छिपे हुए हैं। सूक्ति, जैसे रश्मि जी बड़ी उदार हैं और इन्होंने सूक्ति को बड़े सकारात्मक अर्थों में लिया है, वरना हिंदी में आलोचकों का ऐसा एक गैंग सक्रिय है जो सूक्ति को बड़ा बुरा मानता है। इन्होंने तारीफ़ की कि आपकी कविता में सूक्ति होती है, कितनी अच्छी बात है। वो इसी बात पे मेरी पिटाई करते हैं, कविता थोड़ी लिखता है, सूक्ति लिखता है वो तो ये दरअसल अलग अलग सोचने का वह है। मुझे ये लगता है, मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ, एक बात अपनी तरफ से स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि सूक्ति का अर्थ है सुंदर उक्ति, एक सुंदर वाक्य। दुनिया का सारा साहित्य दरअसल एक सुंदर वाक्य होता है। मैंने ज़िद में आकर के दुनिया का सारा साहित्य पढ़ा था, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र से कविताएं लिख रहा था। 20 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ वो कचरा है। कचरा इस तरह से है कि मैं दुनिया का, विश्व का श्रेष्ठ साहित्य जब पढ़ने जाता हूँ और उससे अपने लेखन की तुलना करता हूँ तो मैं खुद को बहुत कमज़ोर पाता हूँ। निराला की राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति है कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन,
तो मैंने समर छोड़ दिया। मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। और सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है कि जापान से लेकर अमेरिका तक, नॉर्वे से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक, जितने भी बड़े लेखक, महान लेखक हुए हैं, मैं उनका साहित्य, उनकी लिखावट का अध्ययन करूंगा और उनके आधार पर अपने लिए एक रास्ता निकालूंगा, एक रास्ता चुनूंगा। इस कारण मैंने 6 साल तक, पूरे 6 साल तक कुछ भी नहीं लिखा। मैं सिर्फ डायरी में नोट्स लिखता था। मैं पाब्लो नेरूदा को पढ़ता था और ये लिखता था कि पाब्लो नेरूदा की स्ट्रेंथ क्या है। मैं लोरका को पढ़ता था और ये लिखता था कि इनकी वीकनेस क्या है। यानी जिस तरह मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो मैं अपने लिए मैंने पूरी एक स्वॉट की लिस्ट बनाई थी कि मुझे इन गलियारों में काम करना है। ये जो सुंदर उक्ति वाली बात है, ये उन्हीं गलियारों से आई हुई है। कैफका के कुछ एफोरिज्म्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अंतोनियो मचादियो के एफोरिज्म्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मैंने उसी लाइन पर कुछ न कुछ करने की बात सोची थी। सिर्फ हिंदी दुनिया की एक ऐसी भाषा है जहाँ पर ये बताया जाता है कि यदि तुम सुंदर उक्ति लिखोगे तो इसका अर्थ है कि तुम कमज़ोर साहित्य रच रहे हो। सिर्फ हिंदी ही ऐसी भाषा है। बाकी दुनिया की तमाम भाषाओं में कहा जाता है कि तुम सुंदर उक्ति लिखो, तुम्हारा साहित्य अपने आप समृद्ध होगा। तो मैं दरअसल हिंदी के उन आचार्यों की बात छोड़ करके दुनिया के उन दूसरे विद्वान लेखकों की बात मानने की दिशा में बढ़ा और इस सूक्ति को या इस सुंदर उक्ति को अपनी भाषा में, अपने लेखन में शामिल करने लगा मैं। ये एक रहस्य है जो चलिए, आज बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात मालूम हुई। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप इतना विदेशी साहित्य पढ़ते हैं, आपने गंभीर अध्ययन किया है, अध्येता रहे हैं, तो आप जब भारतीय भाषा के मतलब भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि विदेशी साहित्य के मुकाबले हमारी हिंदी भाषा का साहित्य कितना अलग है और क्या समानता है? अगर दोनों में अलगाव है तो वो क्या चीज़ है, और समानता अगर आप कुछ पाते हैं तो वो कैसी समानता है, आप हमें बताएं। बिल्कुल, जब मैं नौजवान था, हालांकि अभी भी हूँ अभी भी हूँ, लेकिन किशोरावस्था में था, तो मैं ना उससे बहुत अट्रैक्ट होता था, उस विश्व साहित्य से, उस विदेशी साहित्य से, और कहीं न कहीं मुझे लगता था ऐसा कि वो शायद ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, मैंने एक बात महसूस की कि हिंदी साहित्य और विदेशी साहित्य दोनों की तुलना करना कहीं न कहीं मोगरे और गुलाब की तुलना करने जैसा है। दोनों की अपनी खासियत है, दोनों की अपनी खुशबू है। आप किसी को कमज़ोर नहीं बता सकते और किसी को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। अपने अपने जगह पर दोनों अच्छे हैं। लेकिन फिर भी एक कुछ छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन जो मेरी समझ में आते हैं, वो ये कि हिंदी का साहित्यकार बहुत हद तक नया करने से घबराता है। बाहर का साहित्यकार बहुत जोखिम उठाता है, नए नए तरीके के रिस्क उठाता है। देखिए, साहित्य के जितने आंदोलन हुए वो ज़्यादातर बाहर से आए। 20वीं सदी का साहित्य यूरोप केंद्रित रहा और कला और साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलन वहीं से जन्मे। भारत और भारत जैसे तमाम दूसरे लोगों ने, हिंदी और हिंदी जैसी तमाम दूसरी भाषाओं ने उस साहित्य का अनुसरण किया, उस शैली का अनुसरण किया। अनुसरण करना कोई बुरी बात नहीं है। एक समय हम सभी किसी न किसी का अनुसरण कर रहे होते हैं, लेकिन अनुसरण की उस प्रक्रिया का चरम ये होता है कि हम एक नई चीज़ रच दें। हिंदी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई कि एक नई ऐसी चीज़ रच दे जो दुनिया की किसी भाषा में नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ यूरोप में आज चल रही है, हिंदी में 30 साल बाद आती है। यानी अनुसरण तो हो रहा है, लेकिन इतना पीछे हो रहा है। हम लोगों को ये बहुत वैश्विक समकालीनता के स्तर पर लाना होगा इसको, कि जो चीज़ आज चल रही है वहाँ पे हम भी लगभग उसके साथ कदम ताल करें या कुछ ऐसा करें कि हम उससे आगे निकल जाएं।
हर क्षेत्र में आगे हैं हम लोग। क्रिकेट में उनसे बहुत आगे हैं, खेलों में दूसरे उनसे बहुत आगे हैं, आईटी बहुत आगे हैं, विज्ञान बहुत आगे हैं, चित्रकला, पेंटिंग, संगीत बहुत आगे हैं। साहित्य एक ऐसी जगह छूटती है जहां अभी हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छूने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अपने पूर्वग्रहों को तोड़ना होगा। साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हिंदी को अपने स्थानीय पूर्वग्रहों को छोड़ना होगा। हिंदी को एक खास किस्म की आधुनिकता का दामन पकड़ना होगा और साथ ही साथ अपनी परंपरा और प्राचीनता का सम्मान करना होगा। हम आधुनिक बनने के चक्कर में अपनी प्राचीनताओं को भूल जाते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। गाब्रियल गार्सिया मार्केज पूरी दुनिया के सबसे बड़े लेखकों में से एक, मैजिक रियलिज्म का सूत्रपात किया। मैजिक रियलिज्म एक तरह का जादुई यथार्थवाद, एक ऐसा यथार्थ जिसमें जादू भरा हुआ हो, जो पहली नज़र में कल्पना जैसा यथार्थ लगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि वो लड़की गांव के मैदान में बैठी हुई थी, अचानक आसमान से एक कालीन उड़ता हुआ आया, लड़की कालीन पर बैठी और आसमान में जाकर हमेशा के लिए गुम हो गई। ये गाब्रियल गार्सिया मार्केज का एक बिंब है, उनके उपन्यास का एक दृश्य है। यह है जादुई यथार्थवाद। इसका अर्थ ये निकला कि उस लड़की की बैठे बैठे मृत्यु हो गई। अब ये कितना सुंदर है, कितने सुंदर तरीके से कहा है। पूरा भारतीय साहित्य इसी तरह की बिंबात्मकता से तो भरा पड़ा है। अगर हम अपने कथा सरित सागर को ध्यान से पढ़ते, अगर हम अपने महाभारत को ध्यान से पढ़ते, तो ऐसे बहुत सारे बिंब वहाँ से ला सकते थे। मैजिक रियलिज्म लैटिन अमेरिका में तब नहीं होता, तब भारत से, तब हिंदी से निकल करके आता, अगर हमने अपनी प्राचीनताओं का सम्मान किया होता। लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए हमारे पास नई चीज़ें उस तरह से नहीं आ पाई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आधुनिकता के साथ साथ अपनी प्राचीनता और परंपरा का समुचित सम्मान करना हमें नई दिशाओं की तरफ लेकर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर लिखने वाले इन चीज़ों पे गौर करें तो उनके लेखन में भी कई चीज़ें बढ़ सकती हैं। अब मेरा सवाल थोड़ा अलग हो रहा है। आप कविताएं लिखते हैं, मैंने जो पढ़ा है आपकी रचनाओं में स्त्री खूब आती है। जहाँ तक कविताओं की बात है, वो आप जो रचते हैं वो स्त्री बड़ी कोमल होती है, मगर कहानियों में वो वही स्त्री बहुत दुनियावी होती है। आप क्या सोचते हैं, ये दो अलग तरह की स्त्री रचने के पीछे आपकी क्या मनःस्थिति होती है? वही स्त्री, एक स्त्री बेहद कोमल और एक एकदम दुनिया के आज से मिली जुली, आप क्या अंतर पाते हैं? हम सभी लोग तो ऊर्जाओं का संगम है। पूरा चाइनीज़ फिलॉसफी है, लाओ त्से की, कन्फ्यूशियस की, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारा पूरा अस्तित्व दो किस्म की ऊर्जाओं से मिलकर बना है, यिन और यांग। यिन जो होता है वो शरीर के बाएं तरफ होता है, यानी एक स्त्रैण ऊर्जा, और यांग एक पौरुष ऊर्जा। मैंने कहा एक फ्लोर के दो फ्लैट्स हैं, एक यिन है, एक यांग है। मैं कभी यिन में रहता हूँ, कभी यांग में जाता हूँ, कभी कविता में रहता हूँ, कभी कहानी में जाता हूँ। तो ऊर्जाओं का असर मुझ पर इस तरह से पड़ता है। जब मेरे भीतर का यिन हावी होता है तो वही स्त्री कविताओं में आती है, और जब वो यांग हावी होता है तो वो स्त्री को कहीं न कहीं एक रोबस्ट या एक ज़िद्दी या किसी की बात न मानने वाली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनटेम्ड, जिसको आप टेम नहीं कर सकते, एक ऐसा जंगल का राजा जिसको टेम नहीं किया जा सकता। तो स्त्री कहानियों में अनटेम्ड तरीके से आती, अनियंत्रित। उसको उच्च श्रृंखल नहीं कह सकते हैं, किंतु वो बेकाबू है, बेलगाम है। वो खुद की बात भी नहीं मानती, मतलब अपने से जो कमिटमेंट करती है वो वाला कौन सा डायलॉग है, बिल्कुल उसी तरह। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भीतर की जो ऊर्जाएं हैं वो मुझे
दोनों रूप देखने के लिए प्रेरित करती हैं। आप किसको बेहतर मानते हैं? आप दोनों में सामंजस्य बिठा के दोनों रूप को आगे करना चाहते हैं, मतलब अंततः आप स्त्री का कौन सा रूप करना चाहते हैं? क्या ये विभाजन यान और यीन का दो विभाजन है, आप इसी धर्रे पे चलना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं? मैं क्यों न दोनों चुन लिया जाए। मैं तो कालिदास का भक्त हूँ। कालिदास को देवी ने एक बार कहा, दही लोगे तो सरस्वती मिलेगी, शक्कर लोगे तो लक्ष्मी मिलेगी। कालिदास ने कहा दोनों को मिला के मीठी दही बना दो, काली लक्ष्मी भी मिले सरस्वती भी मिले। तो मैं तो उनका भक्त हूँ। मैं कहूँगा ये दोनों संगम, ऊर्जा दोनों होनी चाहिए, क्योंकि केवल एक ही रूप मतलब कंप्लीट नहीं होगा मेरे लिए। अगर कंप्लीट होता, सच कहूँ, अगर वो कंप्लीट होता तो मुझे कहानियाँ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ 6 कहानियाँ लिखी। पहली कहानी आई मेरी 2006 में और 6वीं कहानी आई 2009 में। आज 12 साल होने जा रहे हैं, मैंने कोई कहानी नहीं लिखी 12 साल से। हाँ, उपन्यास पे तो काम चल रहा है। उपन्यास लिखने की कोशिशें कर रहा हूँ। तो ये कब से कर रहे हैं आप उपन्यास लिखने की कोशिश? 2007 से कर रहा हूँ मैं। मतलब 7 से 2021? हाँ, मैंने रानीखेत एक्सप्रेस नाम का उपन्यास 2007 में लिखना शुरू किया था। एक रात 3 बजे मैं अचानक उठ करके रोने लगा। मुझे जाने अपनी किशोरावस्था की न जाने कौन सी सहेली की याद आ गई थी। मुझे लगा मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैं थोड़ा बदमाश किस्म का बच्चा था और लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करता था, बिल्कुल उस बंदर की तरह। वो बंदर होता है ना, कोई अगर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हो तो उसके गले में जाके मरा हुआ सांप डाल देते थे। तो वैसे आसपास जो बड़ी भोली भाली किस्म की लड़कियां होती थी, मैं उनको कुछ न कुछ तंग कर देता था। मैंने 16-17 साल की उम्र में किसी को तंग किया था और 30 साल की उम्र में जाकर मुझे रोना आया कि मैंने गलत किया उसके साथ, क्यों उसको परेशान किया था। मतलब ये इतनी देर के बाद ये विचार आया, ये ख्याल आया कि आपने तब गलत किया था? आया तो सही। बहुतों को तो 60 की उम्र तक नहीं आता है। मैं तो खुद को बड़ा खुशकिस्मत, और ये भी कहा मैंने कि मैं मनुष्य हूँ, मैं संवेदनशील मनुष्य हूँ कि मुझे अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए सिर्फ 12-13 साल लगे। कितनों को तो 50 साल 60 साल। बुद्ध कहते थे 457 जन्म लगे उनको, 457 जन्म बुद्ध को लगे थे। मुझे तो 12 साल में ठीक हो गया। तो उस 12 सालों का परिणाम है ये उपन्यास? कहीं वो जुड़ा हुआ है उन चीज़ों से? नहीं, वो 12 साल के गैप के कारण वो बनना शुरू हुआ। अच्छा, 12 साल उसके बाद और बीत चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, अब तो काफ़ी है। तो उस रात को मैं उठा और मैंने लिखना शुरू किया। हाँ। और लिखते लिखते जो है एक उसका शेप बन गया और कई सारी जगहों पे प्रकाशित हुआ, बहुत चर्चित हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। किताब छपी नहीं है अभी तक, लेकिन उसके 10-12 अंश विभिन्न पत्रिकाओं में छप चुके हैं। इंडिया टुडे ने एक बार इसको लिखा था कि ये हिंदी के मोस्ट अवेटेड नॉवेल्स में से एक है, जल्द आ जाना चाहिए। और मैं जहाँ जाता हूँ ना, मुझसे उस किताब के बारे में पूछा जाता है। मेरे कुछ दोस्त मजाक में कहते हैं कि यू आर फेमस फॉर द बुक दैट यू हैवंट येट रिटन। तुमने जो किताब लिखी ही नहीं आज तक, तुम उसके लिए फेमस हो। तो हाँ, वो आप नावल आएगा, उसी पे काम चल रहा है। वो एक रुका हुआ फैसला है, एक धार है नदी की जो कहीं बाधित है, आएगी वो। अब एक साधारण सा सवाल जो सबके मन में आता है कि आप हमारे प्रिय, तो आपके प्रिय कौन है? आपके लेखक कौन से लेखक या कवि हैं जिसको आप, जो आपके प्रिय हैं और आप प्रेरणा स्रोत भी एक तरह से मान सकते हैं? बहुत हैं। कुछ नाम, उदाहरण, और क्यों ये भी बता दें। बहुत हैं। हिंदी में चूँकि मेरा अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा है और मैं 6 भाषाओं में किताबें पढ़ लेता हूँ। मैं हिंदी में किताबें पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ता हूँ, मैं मराठी में डायरेक्ट किताबें पढ़ता हूँ किसी अनुवाद के बिना, मैं स्पेनिश में किताबें पढ़ लेता हूँ, मैं सिंधी में किताबें पढ़ लेता हूँ,
और मैं संस्कृत में भी पढ़ लेता हूँ। 6 भाषाएं हैं। शानदार, तो इस शानदार। तरह तो मेरे पास प्रिय लेखकों की सूची बहुत लंबी है। कई बार तो मैं हाँफने लगता हूँ गिनाते गिनाते, इसलिए डरता हूँ, बचता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा कहूँगा कि मेरा एक कैनन है, वो कैनन हमेशा मेरे साथ साथ चलता है। कैसे? एक है वेद व्यास, हम सभी वेद व्यास के वंशज हैं। वंशज है, बिल्कुल। दूसरा कालिदास, तीसरा होमर, चौथा दांते, पांचवा मीर, छठवां गालिब। ये 6 लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उसके बाद फिर विश्व साहित्य है। हिंदी में निराला, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण। विदेशी साहित्य में रिल्के, लोरका, नेरूदा, और एक ऐसा लेखक जिसकी बातों को मैं मंत्र की तरह मानता हूँ, वह अर्जेंटीना के लेखक होर्हे लुइस बोरहेस। नेत्रहीन थे वो, 30-32 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए वो। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। अपना मुख्य लेखन उन्होंने नेत्रहीन होने के बाद किया। लिख तो पाते नहीं थे, डिक्टेट करते थे। डिक्टेट करते थे तो आप ज़्यादा तो डिक्टेट कर नहीं पाओगे भाई, आप किसी को 300 पेज तो बिठा के नहीं लिखवा पाओगे। तो लिखवाने के लिए फिर आप क्या करोगे? अपने आप में ही एडिटिंग कर दोगे उसकी, तो 3 पेज लिखवाओगे। तो इस तरह उनकी जो 3-3, 4-4 पेज की कहानियाँ हैं, वो दूसरों के 300 पेज के नॉवेल्स के बराबर हैं। तो उनकी एक एक बात, वो मेरे आदर्श हैं और मेरे प्रिय, मेरे मार्गदर्शक हैं। आज भी कभी मैं फंसता हूँ तो होर्हे लुइस बोरहेस का कोई इंटरव्यू निकाल के पढ़ने लगता हूँ कि ये आदमी मुझे रास्ता दिखा देगा। और कमाल की बात है, हर चीज़ का रास्ता उनके पास होता है। लिखा कम, बोला ज़्यादा उन्होंने। इंटरव्यूज़ बहुत दिए उन्होंने, लेक्चर्स बहुत दिए उन्होंने। तो उन लेक्चर्स में हर बात का जवाब मिलता है मुझे। बहुत अच्छा जवाब, लोगों को पसंद भी आया। अब मेरा अगला सवाल है कि आपकी कविताओं में प्रेम बहुत आता है, तो एक सीधा सवाल ये भी कि आप प्रेम को किस तरह से देखते हैं, उसको इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? मगर उससे पहले आप एक कविता सुनाएं हमको अपनी, जो इस किताब से खुशियों के गुप्तचर से आपको जो पसंद है। उसके इस कविता के बाद आप उस सवाल का जवाब देंगे, इस कविता को उद्धृत करते हुए। ये तो फिर दृष्टिकोण की बात हुई ना। मिल जाए तो क्या बात है, फिर ये मिल गई। रूठी हुई, कविता का शीर्षक है रूठी हुई। आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ, ऐसे फक 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 ऐसे बीच बीच में ज़्यादा माइक नज़दीक करने से ऐसे, वो ठीक है ना? धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है, वह मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है। धागों से जख्म देती, खंजर से सिलती है, वह मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पे फूल रखती है। जबकि मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारे बिना उतना ही अकेला हूँ जितना एक पैर की चप्पल। बहुत सुंदर। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है, जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर, जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी अभी मिट जाएगी, जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी अभी मिट जाएगी। मुझे ईश्वर पे नहीं, प्रेम पे भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। क्या बात है। अलमारी से किताब निकालती हुई वो गुर्र से कहती है, अलमारी से किताब निकालती हुई वो गुर्र से कहती है, चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं। और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है, और मुंह फेर के चोरी चोरी हंसती है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता। अब आप प्रेम, एक और शुक्रिया। ये एक ऐसी कविता जो यही जो सुंदर उक्ति वाली बात है ना जी,
बुनियादी तौर पर जब ये कविता मैंने लिखी थी तो इसमें 40-45 पंक्तियाँ थीं और मुझे लगा कि इतनी बड़ी कविता का क्या मतलब, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इन 40 पंक्तियों को 4 पंक्तियों में समेट सकूँ। बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। 3 साल लगे मुझे। 3 साल तक मैं इस कविता पे काम करता रहा। 4 पंक्तियाँ निकाल करके लाया मैं उसमें, और 4 पंक्तियाँ ऐसे हैं। कविता का शीर्षक ही है 4 वचन। खिलाई गई रोटी और दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। लौट कर आते। खिलाई गई रोटी और दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। क्या बात है। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग के सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर लौट आते कर हैं। जरूर आता है। बहुत जिया हुआ शानदार प्रेम कविता। और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। मेरी भी प्रिय कविता है आपकी। थैंक यू, थैंक यू। वापस उसी सवाल सवाल पे क्या था? कि प्रेम को आप कैसे देखते हैं और अपनी रचनाओं में कैसे उतारते हैं? मैं होता कौन हूँ प्रेम को देखने वाला? प्रेम कहाँ मुझे दिखाई देगा? मैं तो चाहता हूँ प्रेम मुझे देख ले। मैं तो चाहता हूँ मुझे देख ले प्रेम। मेरी एक मित्र है, मुंबई में रहती हैं, पूजा भाटिया। उनका एक शेर है, इश्क आए तो खोज ले हमको, रह न जाएं रखे रखाए हम। शानदार शानदार। इश्क आए तो खोज ले हमको, रह न जाएं रखे रखाए हम। तो हम लोग तो दरअसल मनुष्य के तौर पर है, कवि के तौर पर, कलाकार के तौर पर चाहते हैं कि प्रेम हमको देख ले। प्रेम को कौन देख सकता है? सूरज की आंख में आंख डालोगे, इंतज़ार करोगे, ग्रहण लगेगा तो इधर से उधर से इधर से। वो आया था कि छन्नी में लगा के देखना तो ज़मीन पे उसकी परछाई पड़ेगी। प्यार को, ज़िंदगी को सीधी निगाह से नहीं देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि यथार्थ ज़िंदगी, इसको सीधी निगाह से देखो, मुठभेड़ करो यथार्थ से। मुझको ना एक कहानी याद आती है, एक ग्रीक मिथोलॉजी की कहानी है, सुनाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। मेडूसा, सभी ने सुना होगा। मेडूसा एक कैरेक्टर है ग्रीक मिथोलॉजी में, जिसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और बालों की जगह सांप उगे हुए हैं। माने वो खड़ी होती है तो सारे सांप ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं, नाचते रहते हैं। भयंकर क्रूर, जो मिले उसको मार दे, और जो उसकी आंख में आंख डाल के देख ले वो पत्थर का हो जाए। तो वो अजेय हो गई, कोई उसको हरा ही नहीं पाता था। देवताओं के राजा जियस ने तमाम लोगों को भेजा, योद्धाओं को, सारे योद्धा पत्थर बन जाते थे। क्या करे अब? बुलाया परसियस नाम के एक छोटे से देवता को। क्या करें इसका, मेडूसा का हल क्या करें? परसियस ने पूरी रिसर्च की, मार्केटिंग का आदमी रहा होगा, मैनेजमेंट का आदमी रहा होगा, सारी रिसर्च की उसने, वैसे ही पूरा बनाया। और उसने एक बड़ी सी तलवार मांगी, एक ताकतवर ढाल मांगी और उड़ने वाला एक जूता मांगा। बड़ा एक आईना लेकर के आया अपने साथ में। बोला मेडूसा की आंख में आंख डाल के देखूंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। आईना साथ में लेके चलता रहा कि जहाँ से आएगी देख लूंगा मैं उसको, सीधे सीधे सामने नहीं देखूंगा। मेडूसा पीछे से आई, आईने में देखा, उड़ने वाले जूते से उड़ा, लंबी तलवार से सर काट के लेके चल पड़ा। मुझे लगता है जिंदगी, प्यार, ये सब चीज़ें मेडूसा की तरह हैं। आंख में आंख डाल के देखोगे पत्थर बन जाओगे। इसका प्रतिबिंब देखो, डायरेक्ट मत देखो, बहुत सुंदर बात। घुमा के देखो, सीधे मत देखो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बढ़िया जवाब। मतलब प्रेम को कभी आप सीधे मत देखो, बस महसूस करो और कोशिश करो कि प्रेम हमें देखे, हम प्रेम को ना देखें। हम सूरज की किरणों में भीगें, सूरज से हम प्रकाशित हों। हमारी हैसियत नहीं है कि हम सूरज को प्रकाशित कर सकें, उसी तरह हमारे ऊपर नहीं है कि हम प्रेम को जान सकें, देख सकें, बस महसूस कर सकें जितना कर सकते हैं। तो प्रेम को लिखे कैसे?
प्रेम से लिखें। बहुत बढ़िया। अब लिखने की बात आ रही है तो एक सवाल कि आजकल गद्य कविता का बहुत चलन है, लोग गद्य कविता लिखते हैं। कई बार वो बड़ी नीरस होती है और कई बार तो ऐसा लगता है गद्य कविता जैसे कोई रिपोर्ट दर्ज की जा रही हो, वैसे लिखी जाती है। तो आप गद्य कविता को किस दृष्टि से देखते हैं? साथ ही ये भी कि जो कविता लिखने वाले लोग हैं, हमारे सामने बैठे बहुत सारे लोग हैं जो कविता लिखते हैं, तो कविता कब, क्यों और कैसे लिखी जानी चाहिए, इस बारे में आप कुछ कहें तो हम लाभान्वित हों। कविता गद्य में, कविता पद्य में। पहला सवाल तो ये कि पूरी दुनिया में गद्य में कविता लिखी जा रही है और हम अब छंदों में लिखी जाने वाली कविताओं से दूर हो चुके हैं। अब हम राग, मीटर, लय इनसे दूर हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान लिखता गीत है लेकिन पढ़ता उसे कविता की तरह, उसे कविता मानने लगता है। अगर गीत और कविता दोनों एक ही हों तो भाषा में दो शब्दों की ज़रूरत क्यों है? तो 20वीं सदी में दोनों के बीच एक बड़ा अंतर बनने लगा और गद्य की कविता मुख्य धारा में शामिल हो गई, या मुख्य धारा की कविता ही दरअसल गद्य की कविता है। हेराल्ड ब्लूम एक बहुत बड़े आलोचक अमेरिका के, वो कहते थे कि 20वीं सदी की सबसे सुंदर कविता गद्य में लिखी गई है। बहुत चुनौतीपूर्ण है गद्य में कविता लिखना। इन्होंने कहा नीरस बन जाती है क्योंकि सभी लोग साध नहीं पाते हैं। गद्य में कविता साधना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 3 बीज हैं, 4 बीज हैं और वो बीज आपने पानी से भीगे हुए खेत में फेंक दिया और थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उस बीज से अंकुर उग आएगा। लेकिन अगर वही बीज आप यहाँ वाली फर्श पे फेंक दीजिए तो क्या उसमें अंकुर उगेगा? नहीं उगेगा। यही तो चुनौती है। गद्य कविता का अर्थ ये है कि इस वाली धरती पे बीज में से अंकुर फोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप छंद में, पद्य में, इनमें काम करते हैं तो अपने आप ही कई बार कविता बन जाती है बिना किसी प्रयास के। बिल्कुल। लेकिन गद्य में कविता करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत साधना की ज़रूरत होती है। लोगों को लगता है बहुत आसान है, कुछ का कुछ कह दिया, लेकिन कविता हमेशा अंदर छिपी हुई होती है। कविता न छंद में होती है, कविता न दोहे में होती है, न कविता मीटर में होती है, न कविता भाषा में होती है। ये सब कविता के कपड़े हैं, कविता का आवरण है। कविता अंदर कहीं छुपी हुई होती है। उस चीज़ को जिसने पकड़ लिया फिर उसके लिए गद्य पद्य का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो कविता पकड़ लेगा। तो मेरी नज़र में गद्य कविता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि मैं उस चुनौती का बहुत सम्मान करता हूँ कि पक्की फर्श पर काव्य का अंकुर उगा दिया जाए। तो इसलिए मैं तो उसके बड़े पक्ष में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं या मेरे जैसे तमाम लोग इसे साध सकें। सही बात है, बहुत मुश्किल है मगर साधना पड़े। हाँ, साध सकें। लेकिन कई लोग नीरस हो जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो गद्य कविता की बात हुई, मगर साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कविताएं कब और क्यों लिखनी चाहिए? आज जिसको देखो वही कवि बना बैठा है, तो आपकी नज़र में कविताएं कब और कैसे लिखनी चाहिए, क्यों लिखनी चाहिए, कैसे नहीं, क्यों लिखनी चाहिए? क्यों का तो कोई जवाब नहीं है। एक बार किसी ने पूछा कविता क्यों लिखनी चाहिए, कविता से होता क्या है। 1982 का नोबेल पुरस्कार मिला था चेस्लाव मिलोश को। 1945 में नौजवान थे वो। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका थी, पोलैंड पर स्टालिन ने हमला कर दिया था, जीत लिया था पोलैंड को। तबाही मच गई थी, कत्लेआम मच गया था। चेस्लाव मिलोश ने एक कविता में खुद से पूछा कि उस कविता का क्या मतलब है जो देशों और लोगों को बचा न सके। क्यों लिखूं मैं कविता जब कविता लोगों की जान नहीं बचा सकती। नौजवान थे वो, बाद में मैच्योर हुए तो बोले कविता किसी को बचाने के लिए थोड़ी लिखी जाती है।
कविता क्या होता है, हम लोगों ने कई बार ये मान के रखा हुआ है कि कविता जो है वो पैरासीटामोल की तरह है। जैसे पैरासीटामोल खाया, हमारा बुखार उतर गया, कविता लिखी, समाज से बुराई खत्म, क्रांति हो गई। कविता का कोई उपयोग नहीं होता अगर देखा जाए तो। और कविता तो उपयोग के खिलाफ खड़ी होने वाली एक आवाज़ है, उपयोगितावाद के खिलाफ। जब उपयोगितावाद होता है तभी तो हम सारी चीज़ों को, ये चीज़, इसका उपयोग मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा, मैं इसको फेंक दूंगा, यह है उपयोगितावाद। कविता उपयोगितावाद के सिद्धांतों से उसकी परिभाषा नहीं करी जाती। कुछ लोगों के लिए उनके माँ बाप की उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, जाके वृद्धाश्रम में भर्ती करा के आते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये हो गया ज़िंदगी और रिश्तों को उपयोगितावाद के सिद्धांत पे देखना। कविता को ऐसे नहीं देखना चाहिए। इसलिए ये सवाल ही, इसका कोई जवाब नहीं है कि कविता क्यों लिखी जाए। कोई चीज़ पढ़ के, सुबह सुबह चिड़िया गाती है, क्यों गाती है, किस भाषा में गाती है, कुछ नहीं पता, सुन के अच्छा लगता है। लगता है कि किसी ने हमारी आत्मा का संगीत बजाया है। चिड़िया संगीतकार है, चिड़िया कवि है। क्यों गा रही है हमें नहीं पता। पानी, नदी, नदी को नदी क्यों कहा गया? नदी जो है वो नाद होता है, उसमें नाद से जो नाद के साथ चले वो है नदी। तो नदी क्यों मतलब कल कल करती है, कोई रीजन नहीं है उसका। लेकिन ये सब चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं। हमारी आत्मा के साथ एक थेरेपी होती है, हमारी आत्मा के साथ एक सुकून भरा व्यवहार होता है और अपरिभाषेय किस्म की शांति और सुकून मिलता है। कविता इसीलिए रची जाती है। और इतनी, अभी इन्होंने कहा कि इतने लोग कविता लिख रहे हैं। सच कहूँ, जितने लोग इस दुनिया में अपराध कर रहे हैं, कविता अब भी उनसे कम ही लिखी जा रही है। जितने लोग हत्या कर रहे हैं, जितने लोग चोरी चकारी जुर्म कर रहे हैं, औरतों पे अत्याचार कर रहे हैं, बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको सामने रखो तो कविता अब भी कम लिखी जा रही। और लिखें, भर दें इस पूरी ज़िंदगी को, इस पूरी दुनिया को कविता से भर दें। अपने अपने तरीके की कविताओं में कन्वर्ट हो जाएं। हर इंसान एक कविता बन जाए, अपनी तरह की कविता बन जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। नहीं तो लिखने वाले लोग तो इस बात को, इस जो कहा जाता है उसको लेके परेशान रहते हैं कि भाई जिसको देखो वही कविता लिख रहा है। तो मन में कहीं आता है कि क्यों ये सवाल। वो लोग ना वो कंपटीशन कम चाहते हैं अपने लिए। उनको लगता है ये तो एक तो पढ़ने वाला था, वो भी कवि बन गया, अब खरीदेगा कौन मेरी किताब। तो वो कवि की चिंता नहीं, वो व्यापारी की चिंता है। जो कवि के भीतर छिपा हुआ व्यापारी है ना, वो उसकी चिंता है ये कि भाई ये भी कवि बन गया, हट ये भी कवि बन गया। तो गीत बचपन में क्या बनना चाहते थे? मैं रॉकस्टार बनना चाहता था। गजब। मेरा सपना था मैं रॉकस्टार बनूंगा। और मुंबई में पढ़ता था, बांद्रा में पढ़ता था मैं, और बांद्रा जैसी जगह, और थोड़ा ठीक ठाक दिखता था और ठीक ठाक तरीके से रहता था। और अब तो मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे और मैं पोनी टेल बांधा करता था। और कुछ बैंड्स पता होंगे अगर आप लोग पश्चिमी, क्योंकि मैं उस समय पूरी तरह से पश्चिमी माहौल और पश्चिमी संस्कृत और इन्हीं सब में डूबा हुआ रहता था। मैं पश्चिमी गाने गाता, हिंदी गाने तो बहुत बाद में मैंने गाना शुरू किया था, या हिंदी गाने सुनना भी बाद में शुरू किया था। तो इसमें बिल्कुल पब्लिक डिमांड। मतलब मेरे नाम की पोल न खोली जाए। खुद ही कह दिया, ये पोल तो खुद ही खोली आपने। अच्छा खैर, तो मैं एक रॉकस्टार बनना चाहता था। और मेरा ना, मैं क्या करता था, हम लोग छोटा सा एक ग्रुप था और गिटार हाथ में ले करके, और सड़क का जो रोड के डिवाइडर होता है ना, बड़े बड़े रोड, अली यावर, जंग मार्ग, SV रोड, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ 100 फीट का मुंबई का रोड, और 100 फीट के रोड में 20 फीट का डिवाइडर। आदमी अच्छी खासी दुकान डाल ले वहाँ पे।
तो हम लोग वहाँ पे सारे दोस्त बैठ जाते थे, गिटार बजाते थे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा गाते रहते थे। कभी कभार कोई भाई आके कुछ रख के भी चले जाते थे, तो हम लोगों की चाय पानी भी हो जाती थी। हम लोग बिल्कुल एकदम यूरोप की तरह जो है टोपियाँ उल्टी करके रख देते थे, बजाते बजाते थे। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि रॉक बैंड बनाऊँ अपना खुद का। मैंने तो लगभग नाम भी सोच लिया था कि नवंबर के महीने में मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे रॉक बैंड का नाम होगा द नवंबर। टूट गया। कुछ सपने जो होते हैं इसलिए सुंदर होते हैं क्योंकि वो सही समय पे टूट जाते हैं। अगर ये सपना सही समय पे नहीं टूटा होता तो आज मैं आप सब पे अत्याचार कर रहा होता दूसरी तरीके से। नहीं, ये तरीका तो बहुत सुंदर है जो हमारे पास है, जो हम लोग जी रहे हैं, सुन रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आपकी नई किताब आई है अधूरी चीज़ों का देवता, हम चाहेंगे इसका कुछ पार्ट आप पढ़कर सुनाएं लोगों को। हाँ, जो आपको पसंद हो या जो लगे कि किताब पढ़ने से पहले सबसे पहले वहाँ नज़र जानी चाहिए, वो सुनाएं आप। एक दो छोटी छोटी चीज़ें सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक किताब है जिसमें रचनात्मक गद्य शामिल है। रचनात्मक गद्य क्या होता है? तो दरअसल वो चीज़ें जो कविता नहीं बन पाई, वो चीज़ें जो कहानी भी नहीं बन पाई, कहीं बीच में आकर रह गई, कविता और कहानी के बीच कहीं रह गई, वो इनमें शामिल है। तो डायरी के टुकड़े हैं, निबंध है, उनके अलावा रचनात्मक गद्य भी है। छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं ना। एक पहली चीज़ सुनाता हूँ, फिर 2-2 लाइन की चीज़ें सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाइए। संस्कृत काव्य से उद्धृत अंश है ये। शीर्षक है तुम्हारी मुस्कान का रंग। क्या बात है। जब तुम मुस्कुराती हो तो मैं सोचता हूँ तुम्हारी मुस्कान का रंग क्या है। मुझे संस्कृत के कवि याद आ जाते हैं जो हर मुस्कान का रंग सफ़ेद बताते हैं। सिर्फ मुस्कान ही नहीं, ठहाका, महाहास, अट्टहास, उद्भट हास, हर किस्म की हंसी का रंग सफ़ेद है, हंसते समय दिखने वाले दांतों की सफ़ेदी की तरह। हर रोज़ पार्वती अपने शिव को एक कथा सुनाती हैं। सुन के औघड़ शिव मुस्कुराते नहीं बल्कि उद्भट हास करते हैं। उनकी सफ़ेद रंग की हंसी उनके मुख से झरती है और नीचे जमा हो जाती है। वो तमाम हंसी एक के ऊपर एक जमा होती गई और कैलाश बन गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए वो इतना सफ़ेद है। ज़रा सोचिए, जिसका कंठ विष से नीला है वो अपनी सफ़ेद हंसी के ढेर पे रहता है। कितना बड़ा और सुंदर रूपक है ये। क्या बात है, बहुत कितना बढ़िया, बड़ा बहुत सरस। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ें, ये डायरी के हिस्से हैं। जी। कुछ लोग रोना रोकते हैं, बेहिसाब रोकते हैं। कुछ लोग रोना रोकते हैं, बेहिसाब रोकते हैं, इसलिए नहीं कि वे मजबूत होते हैं बल्कि इसलिए कि उनके आसपास कमज़ोर कंधों का कारवां होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसकी अनुपस्थिति में भी तुम जिससे मानसिक संवाद करते हो उसके साथ तुम्हारा प्रेम होना तय है। वाह। भले वो 100 साल पहले ही क्यों न मर चुका हो। ये तुम्हारे हृदय की नहीं, संसार की बनावट की सीमा है कि तुम उससे कभी मिल न पाओ। प्रेम अलग शय है, प्रेम की अभिव्यक्तियाँ निहायत अलग। कतई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे हिस्से दोनों आएं। क्या बात है। प्रेम तो यही है जो अभी कुछ देर पहले मैंने सवाल पूछा था। जवाब तो इन्हीं पंक्तियों में आप दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो पहले जवाब दिया कोई मतलब नहीं था उसका। फेल करने का बड़ा इनोवेटिव तरीका है, फेल। नहीं, जो जवाब सुनना चाहते थे वो यहाँ आकर मिला, ये कहने का अर्थ है। छोटी सी चीज जो है, मैं अपने सारे ये भी जवाब, अब इनको जवाब इसमें है। कितनी ही बार प्रेम अजनबियों की तरह हमारे बहुत पास से गुजरता है। क्या बात। कुछ एक बार कंधे पे हल्का धक्का भी लगता है।
लेकिन कितनी ही बार हम माफ़ कीजिएगा कह के या बिना कहे आगे बढ़ जाते हैं। हम प्रेम को खोजते अधिक, पहचानते कम हैं। क्या बात है, हम प्रेम क्या को खोजते अधिक, बहुत सुंदर, पहचानते कम। बहुत सुंदर। समंदर एक ऐसा प्रेमी है जो सबसे ज़्यादा क्षमा से भरा हुआ है। वह हर पल खुद से दूर जाने वाली लहरों को क्षमा करता है और वापस अपने में शामिल कर लेता है। जाने देना भी प्रेम है, लौटे हुए को शामिल करना भी प्रेम है। क्या बात है, लौटे हुए को शामिल करना बहुत भी। सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। तो इस तरह की छोटी छोटी पंक्तियाँ इस किताब में हैं। यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप यहाँ से लौटेंगे और इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। बहुत बिल्कुल, और शुक्रिया। पढ़ के अपनी भावनाएं, अपनी प्रतिक्रिया अगर गीत तक पहुंचाएं तो और अच्छा रहेगा। अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, आपसे हम लोग एक गाना लास्ट में सुनेंगे रॉक स्टार से। उसके पहले कुछ सवाल अगर हम, हाँ, मैं रॉक स्टार नहीं बनना चाहता था, नहीं, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। मेरी जुबान फिसल गई। नहीं, पर आज सुने बिना तो छोड़ेंगे नहीं। कुछ जी, सवाल। सर जी, नमस्कार। आपकी जो रोमानी कविता है उसमें आपकी जो अनुभूति है वो स्वानुभूति परक है या बकाया प्रवेश आपने किया है? और एक इसके साथ लगा क्वेश्चन और पूछ लें कि आपने कहा कि भारत में बहुत कुछ अच्छा है लेकिन यहाँ के जो साहित्य हैं उसमें भी पूर्वाग्रह की मानसिकता है कहीं ना कहीं। तो मेरा पूछना यह है कि जैसा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में परिचय कराया गया कि अवधि के भी आप अच्छे जानकार हैं, उसमें भी आपका लेखन है, तो मानस के बराबर, रामचरितमानस के बराबर पश्चिम में कौन सी रचना है, उसके समानांतर या उसके आसपास? ये मेरा अब कौन सा वाला जवाब पहले दूं? पहले प्रेम वाला दे देता हूँ। पहले आपने वो पूछा, तो अगर परकाया प्रवेश करे भी तो वो भी स्वानुभूति बन जाती है। दूसरे की काया में घुस जाएं तो भी स्वानुभूति बन जाती है। परकाया प्रवेश का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता है, शंकराचार्य के साथ जो जुड़ा हुआ है। शंकर जब भारती मिश्र से हारने लगे तो भारती ने उनसे प्रेम के फिजिकल स्वरूप पे सवाल पूछा। शंकराचार्य को कुछ नहीं आता था, उन्होंने परकाया प्रवेश कर लिया। तो परकाया प्रवेश के बाद जो उनको अनुभूति मिली वो भी उनकी स्वानुभूति बन गई। तो भले आप कुछ भी करें, कविता दरअसल वो स्वानुभूति से ही आती है। आप दूसरे की बात सुनते हैं, इनकी कहानी मैंने सुनी, इनकी कहानी बहुत ध्यान से सुनी और इनकी कहानी को जीने लगा मैं, तो जीते जीते वो मेरी अपनी कहानी बन गई, तो वो स्वानुभूति बन गई। दूसरे की बात सुन करके अपने शब्दों में लिखना भी दरअसल एक स्वानुभूति है, क्योंकि अनुभव तीन तरीके से होता है, तीन चार तरीके से होता है। एक तो जो जिया हुआ अनुभव है, दूसरा सुना हुआ अनुभव, तीसरा पढ़ा हुआ अनुभव। रामचरितमानस के ज़माने में हम लोग नहीं थे, राम के ज़माने में भी हम लोग नहीं थे, किंतु राम हमारा सुना हुआ अनुभव है, राम हमारा पढ़ा हुआ अनुभव है। इसलिए राम से हम इतना कनेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने अनुभव में, हमारे अपने जीवन में शामिल हो गए हैं। उसी तरह प्रेम की तमाम अनुभूतियाँ जो हमने खुद जी नहीं होती हैं, दूसरे ने जी होती है, लेकिन सुनते ही हम उसे जीने लग जाते हैं, तो इसलिए वो भी स्वानुभूति है। तीसरी बात, रामचरितमानस, मैंने पहले ही कहा था कि दोनों साहित्य की तुलना करना मोगरे और गुलाब की तुलना करने जैसा है। दोनों की अपनी खासियत है। अगर हमारे मतलब दुनिया के किसी साहित्य के पास रामचरितमानस नहीं है, तो हमारे पास भी तो दोन कीहोते नहीं हैं। उनके पास तुलसीदास नहीं है तो हमारे पास शेक्सपियर भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना सौंदर्य है, अपना अपना सुख है। तुलना हम कहीं से नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर साहित्य की तुलनाएं किताबों को आमने सामने रख कर के नहीं होती हैं, बल्कि एक पूरे युग को आमने सामने रख कर होती हैं। और ये जो तुलना है वो मुख्य तौर पर आधुनिक युग को लेकर के है, 20वीं सदी को लेकर के है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, और इसमें कहीं से भी, कई बार मैं ये सब बातें बोलता हूँ ना दोस्तों, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हिंदी की या भारत की
बेइज्जती कर रहा हूँ या इसके प्रति एक निरादर दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ईमानदार कोशिश तुलना की होती है, किसी के प्रति निरादर नहीं है, उनका सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे मन में ये आता है कि जब छायावाद चल रहा था, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत, ये लोग अपना लेखन कर रहे थे, तो उस समय वेस्ट में टी.एस. एलियट रचनाएं लिख रहे थे जो बहुत आगे की चीज़ थी। छायावाद वर्ड्सवर्थ, शेली और कीट्स की कविताओं से प्रभावित था। वो 80 साल पुरानी शैली में लिखा जा रहा था। वेस्ट 80 साल पहले उस चीज़ को क्रॉस कर चुका था। उस समय वहाँ टी.एस. एलियट आ चुके थे, और टी.एस. एलियट 1915 में जो चीज़ लिख रहे थे वो हिंदी में 1950-1955 में लिखा जाना शुरू हुआ। और 1950 और 1955 में जो चीज़ वेस्ट वाले लिख रहे थे वो हमारे यहाँ 1980 में लिखा जाना शुरू हुआ। हम 20 साल 25 साल पीछे चल रहे हैं। ये ईमानदारी से हमको महसूस करना चाहिए। बॉलीवुड में पीछे नहीं चल रहे, क्रिकेट में पीछे नहीं चल रहे, संगीत में पीछे नहीं चल रहे। हमारा ए.आर. रहमान बाकायदा उनके साथ compete करता है, उनके यहाँ जा करके ऑस्कर जीत के लाता है, क्योंकि उनके टक्कर का म्यूज़िक बनाता है। हमें वैसा कंपटीशन, वैसा साहित्य बनाना होगा कि उनके यहाँ जा करके उनकी चीज़ों को डोमिनेट कर सकें। औपनिवेशिक विरासत साहित्य में ज़्यादा दिखाई देती है, हम लोग साहित्य में फॉलोअर बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी हिंदी का लेखक अमेरिका पहुँचे और वहाँ से पुरस्कार जीत करके लाए, और अमेरिकन राइटर्स, यूरोपियन राइटर्स हमारे हिंदी के राइटर्स को फॉलो करें। ऐसी चीज़ें हमारा हिंदी का लेखक पैदा करते हैं। ये मेरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। पूरी एक पीढ़ी लगेगी इसको शायद इसको छूने में, इसको पकड़ने में। लेकिन रस संप्रदाय 24वीं शताब्दी में है, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय सब पहले रहा है, और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारा है, रस संप्रदाय का, अलंकार संप्रदाय का, ध्वनि संप्रदाय का। जो बात वो कह रहे हैं वो प्रवृत्ति संप्रदाय वो हमारे यहाँ पहले कह रहा है। ठीक है, तो पहले का साहित्य लेके लड़ेंगे, पहले का साहित्य लेके लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ना। देखिए, संस्कृत का पोएटिक्स पीछे छूट गया है। संस्कृत के पोएटिक्स का बहुत सम्मान करना चाहिए, सारे पुराने पोएटिक्स का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि पुराने पोएटिक्स को नए के साथ जोड़ें हम। रस संप्रदाय को, रस को लेकर के, अलंकार को लेकर के क्या इनोवेशन किया हमने 20वीं सदी में? कोई इनोवेशन नहीं किया ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि परंपरा और आधुनिकता का ऐसा सम्मिश्रण हमको करना है। मैं कहता हूँ कि हमें कथा सरित सागर से उदाहरण ढूंढ के लाने चाहिए। तो कथा सरित सागर हमारी परंपरा का हिस्सा है ना। हम कहते हैं महाभारत से हमको उदाहरण ढूंढ के लाना चाहिए, तो महाभारत भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। मैं आधुनिकता और परंपरा का एक ऐसा सम्मिश्रण ढूंढना चाहता हूँ, या हमारे लोग ढूंढें जो बहुत इफ़ेक्टिव हो। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। मैं कहीं से अपनी मैं खुद संस्कृत से आया हुआ आदमी हूँ। ये किताब आप पढ़ेंगे, देश भर से नौजवानों के ना मैसेज आते हैं। कालिदास पर मैंने इसमें लिखा है, श्री हर्ष पर लिखा है, इसमें राजा भोज के प्रबंध पे लिखा है, बल्लाल पर लिखा है। संस्कृत के ऐसे हरिहर जैसे कवि पर बहुत कम लिखा जाता है संस्कृत के, उन पर भी लिखा है मैंने। लेकिन कहीं से मेरा दृष्टिकोण, कहीं से मेरी कोशिश उस प्राचीन विरासत का निरादर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस प्राचीन विरासत से एक ऐसी कीमिया जन्म ले, एक ऐसा तरीका जन्म ले जो आधुनिक धरातल पर कुछ नया उत्पन्न कर सके, कुछ नया सृजित कर सके। ये कोशिश कहीं ना कहीं बिल्कुल। नमस्कार। मेरा सवाल इसी से आगे बढ़ता हुआ है कि हम तो अनुवाद किया वहाँ का सारा विश्व का सारा साहित्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि अनुवाद है उसका। हमारे साहित्य का, हिंदी साहित्य का वहाँ कितना अनुवाद वहाँ पढ़ा जा रहा है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ सबका अनुवाद हुआ है। हाँ, नहीं, हमारे हिंदी से वहाँ बाहर भाई मैं बता रहा हूँ, हिंदी से ज़्यादातर लोगों का अनुवाद हुआ है। कुछ लोगों का अनुवाद बहुत देर से हुआ, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुवाद की एक अलग राजनीति होती है, और
उस राजनीति को हम एक या दो लाइन या ऐसे 5 मिनट में समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अनुवाद हो रहा है। हमारे सारे मशहूर लेखकों का, हमारी सारी मशहूर किताबों का अनुवाद वहाँ हो रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आता उनका। बताइए मुझे, प्रेमचंद के यहाँ जो गोबर है, जो धनिया है, उसको अमेरिका का रीडर कैसे समझेगा? और समझिए, मैला आंचल के कैरेक्टर्स को अमेरिका का रीडर कैसे समझेगा? मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई, ज्यूरी ने रिजेक्ट कर दिया, अवार्ड नहीं मिला। ज्यूरी का एक सिंपल क्वेश्चन ये था कि ये औरत लाला से शादी क्यों नहीं कर लेती है? हमारे कल्चर में वो नहीं करेगी शादी, और यही कहानी का क्रक्स है, यही कहानी का मूल बिंदु है। वो नहीं करेगी, वो लड़ेगी। वहाँ पर ऐसा है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, वो शादी कर सकती थी। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस है ना, इसको पाटना बड़ा मुश्किल है। ये कल्चरल डिफरेंस हमारे साहित्य को अप्रिशिएट नहीं करने देता उनको। वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे साहित्य में क्या खासियत है। ये समझाने के लिए हमको ना जिस तरह की फील्ड वर्क, जिस तरह का आलोचकीय काम हमारे विद्वानों को करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो पिछले पूरे 100 साल में नहीं हुआ। वो बंगाली को लेकर के हुआ। बंगाली का जो बाइलिंगुअल आदमी है, वो अपने बंगाली लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए विदेशों में बहुत काम करता है। जो उर्दू और पंजाबी का बाइलिंगुअल आदमी है, क्योंकि उनका डायस्पोरा बहुत बड़ा है, तो वो उसको प्रमोट करने के लिए बहुत काम करते हैं। हिंदी का बाइलिंगुअल आदमी कुछ काम नहीं करता। हिंदी का बाइलिंगुअल आदमी हिंदी लिटरेचर के बारे में बात करना ही नहीं चाहता वहाँ बाहर। तो आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हो, आप एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं कर रहे हो। वो डेवलप करना होगा, क्योंकि कोई भी हमारी संस्कृति को ठीक ठीक वैसे ही नहीं समझ पाएगा। हम लोग उनके लिए एलियंस हैं। वो हमारे यहाँ रह के गए हैं, 200 साल राज किया उन्होंने हमारे यहाँ, फिर भी हमारी संस्कृति नहीं समझ पाए। तो हम 2 साल में या 2 दशक में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बहुत होमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत फील्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में अपने साहित्य के लेवल को बढ़ाना भी होगा हम लोगों को, बहुत एग्रेसिवली। एक छोटा सा सवाल, आपने बताया पश्चिम के जो लेखक हैं या जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के जो राइटर्स हैं, उसको लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं। आपने अभी हिंदी के लेखकों के बारे में बताया कि हमारे यहाँ के लोग उनका ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं और पश्चिम के देशों में इसलिए नहीं जाता है। लेकिन क्या कारण है कि जिस तरह से छोटे छोटे देशों की फिल्मों को भी ऑस्कर मिलता है, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति अलग होती हैं। चीन के, कोरिया की भाषा बिल्कुल अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, लेकिन उनको तो काफ़ी सम्मान विश्व स्तर पर मिल रहा है। हिंदी के जो साहित्यकार हैं समकालीन, आपको क्या कहीं ऐसा लगता है कि एक खास ज्योग्राफिक एरिया में ही वो सिमटे हुए हैं? क्योंकि दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, वहाँ की संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, और हिंदी के लोग उनके बारे में जानते ही नहीं। वो पश्चिम की ओर देखते हैं, दक्षिण की ओर कभी नहीं देखते। क्या आपको ऐसा लगता है? इसका एक सिंपल सा जो जवाब मुझे जो सूझा था वो ये कि पश्चिम को कोई ज़रूरत ही नहीं है हिंदी को देखने की। वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास अंग्रेज़ी के रूप में एक विकल्प मौजूद है। लेकिन वहाँ के लोग दक्षिण भारत की भाषाओं के उनके अनुवाद को तो अपने यहाँ खूब पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। दोनों चीज़ें, मलयालम, तमिल पर काफ़ी काम करते हैं। दोनों चीज़ों पर मैं आता हूँ। पिछले 20 वर्षों में कई सारी एंथोलॉजीज़ निकली हैं, जिसमें से एक फेमस एंथोलॉजी है विंटेज एंथोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल पोइट्री, J.D. मैकलाची ने संपादित की। इको प्रेस ने एक एंथोलॉजी निकाली, द इको एंथोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल पोइट्री। दुनिया भर की तमाम भाषाओं के कवि उसमें शामिल हैं, हर देश से उसमें कवि शामिल हैं। भारत से उसमें अंग्रेज़ी के कवियों को शामिल किया गया, भारतीय अंग्रेज़ी भाषा के कवियों को। अमेरिका में आज से 6-7 साल पहले जब 6-7 साल पहले जब मेरी रचनाएं अमेरिका में एक्सपोजर पा रही थी और मेरे अमेरिकी मित्र बन रहे थे, तो उनमें से कईयों को यही नहीं पता था कि भारत में हिंदी में भी साहित्य रचा जाता है, क्योंकि उनको ये था कि भारत की भाषा तो अंग्रेज़ी है, कि वो आपको कहीं ऐसा भी लगता है कि बीच में टोक रहा हूँ कि क्या हिंदी की जो योग्यता है हिंदी साहित्य की, वो उनको बहुत रास नहीं आ रहा है? रास आने के साथ साथ, अनुवाद होने के बाद भी रास आने के गंभीरता से नहीं लेते। दोनों चीज़ें हैं, गंभीरता से। इसलिए एक और किस्सा बताऊं कि लंदन की एक मैगज़ीन ने मेरी कविताएं छापी और मेरी अनुवादक के साथ उनका संवाद हुआ।
मेरी अनुवादक से उन्होंने कविताओं की तारीफ़ की और बातचीत में, ईमेल में उन्होंने ये बताया कि पहली बार हम किसी हिंदी राइटर की कविताएं छाप रहे हैं, अदरवाइज़ हिंदी राइटर्स, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सुभाषित दे दिए थे कि हिंदी राइटर्स को लेकर के उनकी छवि बाहर बहुत अच्छी बन नहीं पाती है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहा ना कि हमारे जो हिंदी के बाइलिंगुअल्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं रहे हैं। हिंदी के साहित्य को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाना चाहिए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय, चाहे ऑस्कर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, इन सब जगहों पर एक प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार वो प्रोजेक्शन छोटे देश सरकारी रूप में करते हैं तो बड़े देश संस्थाओं के रूप में करते हैं, वो हमारा प्रोजेक्शन सही नहीं होता है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर समझ लीजिए अमेरिका में बैठा हुआ एक नौजवान है 22 साल का, वो भारत को जानना चाहता है, तो भारत को जानने के लिए वो यहाँ का साहित्य पढ़ना चाहता है, तो वो किसको पढ़ेगा? वो निर्मल वर्मा को नहीं पढ़ेगा। निर्मल वर्मा अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध हैं, नहीं पढ़ेगा वो। फणीश्वरनाथ रेणु अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध हैं, नहीं पढ़ेगा। भारत को जानने के लिए वो तुरंत सलमान रुश्दी को पढ़ेगा, भारत को जानने के लिए तुरंत अरुंधति रॉय को पढ़ेगा। तो उसके सामने हमेशा भारतीय अंग्रेजी लेखन एक विकल्प की तरह मौजूद रहता है। तो वो जब भारतीय अंग्रेजी लेखन का विकल्प है तो वो हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल इनकी तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अंग्रेजी को ही, सलमान रुश्दी बहुत बड़े लेखक हैं दुनिया के, बार बार चर्चा होती है कि इनको नोबेल मिल जाएगा, नोबेल मिल जाएगा। 1997 में जब भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे तो न्यूयॉर्कर में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें भारत के, मतलब आज़ाद भारत और 20वीं सदी के भारतीय साहित्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। एक लाइन लिखी थी, इंडिया में मंटो के अलावा कोई है ही नहीं। एक लाइन में उन्होंने पूरे भारतीय साहित्य को ध्वस्त कर दिया कि मंटो के अलावा भारत में कोई दूसरा लेखक पढ़ने लायक नहीं है। अब वेस्ट का आदमी सलमान रुश्दी को बहुत बड़ी अथॉरिटी मानता है। अब सलमान रुश्दी अगर ये लाइन लिख देंगे तो वहाँ तो ये माहौल बन जाएगा कि किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं। ये एक इस तरह का माहौल खास करके भारतीय साहित्य को लेकर के बनाया जाता रहा है, और हिंदी या इस तरह के तमाम दूसरी भाषाओं का जो बाइलिंगुअल बुद्धिजीवी है वो इसको कॉम्बैट नहीं कर पाया, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। एक छोटा सा सवाल, जी बहुत छोटा सवाल। जी। किस खास मोमेंट में आपने ये सोचा कि मुझे लेखक बनना चाहिए? जब 9th क्लास में था मैं और बैक बेंचर्स ने हल्ला मचाया, अरे ये गीत चतुर्वेदी है। इस पत्रिका में, इस कॉमिक्स में गीत चतुर्वेदी की कहानी छपी है। मुझे लगा कि अरे ये क्या है, ये तो मुझे बड़ा अच्छा फील करा रहे हैं, मेरे शब्दों को मान दे रहे हैं। एक ये मोमेंट था। दूसरा मोमेंट ये था कि जब मैं 17 साल का था और मुंबई के अखबार में जनसत्ता में मेरी कविताएं छपी, मेरे फ़ोटो के साथ छपी थी, और जब मैं घर से बाहर निकला तो हर तरफ लोग मुझे पहचान रहे थे। ये दो मोमेंट्स ऐसे थे कि मुझे लगा कि नहीं, लिख करके हम एक पहचान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिखे हुए शब्दों को पढ़ने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ सुनी जा रही है तो हम बोलना शुरू करते हैं। रूमी की एक पंक्ति है कि कोई तुम्हें सुन रहा है, जैसे इस बात का एहसास होता है ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाते हैं। मुर्दा आदमी को भी अगर मुर्दे के पास भी जाके बोलो कि मैं तुमको सुन रहा हूँ तो मुर्दा भी अपनी कहानी बताने लगता है। बिल्कुल वो एहसास मुझे हुआ कि कोई मुझे सुन रहा है। गीत भाई, एक सवाल है मेरा, सवाल कम, आपकी प्रशंसा ही ज़्यादा है। ये मैं जानना चाहता हूँ, आप पाश्चात्य साहित्य को पढ़ते रहे हैं, उसका अनुवाद भी किया, आपकी बात से भी लग रहा है कि आपने खूब पढ़ा पश्चिम के लोगों को, लेकिन आपकी कविताओं को पढ़ते हुए आप जो बिंब रचते हैं, जो रूपक खड़ा करते हैं, वो लगता है कि यहीं की हवा से, यहीं के वातावरण में जन्मा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पश्चिम को पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ते हुए लगता है कि पता नहीं ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं, उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते। आपकी कविताओं से वो कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो हमारी हवा में, हमारी पानी में जन्मा हुआ दिखता है। आप ये स्क्रीनिंग कैसे करते हैं कि पाश्चात्य का जो प्रभाव है, जिसको आप खूब पढ़ रहे हैं, उसको जी रहे हैं,
उसको अपनी कविताओं में आने से रोक पाती हैं और यहाँ से आप अपने लिए जीवन ग्रहण करते हैं? रुद्रट नवीं शताब्दी के संस्कृत के विद्वान थे। एक बात बहुत सुंदर कहते थे वो, कि कवि को जो होता है, कवि को जो होना चाहिए पेड़ की तरह होना चाहिए। पेड़ अपनी जड़ों को ज़मीन में गहरे तक भेजता है और जहाँ से मिल जाए वहाँ से पानी ले लेता है। वो पानी नाली का पानी था या पानी शुद्ध गंगा जल था या प्रदूषित जल था, पेड़ की पत्तियों को देख के इसका पता नहीं चलता। वो उससे भी अपना पोषण प्राप्त कर लेती हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये चीज़ है कि अंततः मैं एक देसी व्यक्ति हूँ। अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में, अपने मिलने जुलने में शुद्ध देसी हूँ मैं। तो कितना भी मेरी जड़ें कहाँ भी जाएं, कहीं से भी पानी ले लें, तो मेरी पत्तियाँ जो है ना बिल्कुल मेरे देसी अंदाज में उसी हरियाली के साथ, उसी रंग के साथ बनेंगी। ये मुझे महसूस होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसके प्रभाव से बचने के लिए एक साधना करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं वो साधना मैंने की है कि वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने में कहते थे कि घी, अगर तुमने बहुत सारा घी खाया है तो तुम्हारे मसल से मालूम पड़ना चाहिए कि तुमने घी खाया है। तो मैंने घी खाया है, तो मेरी पोइट्री के मसल से ये मालूम पड़ता है कि मैंने घी खाया है। लेकिन पोइट्री में से घी की बास नहीं आनी चाहिए नहीं तो कोई बैठेगा नहीं पास में। ये एक चीज़ के लिए साधना की कि वो सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए, सब मेरे अंतरधारा की तरह बहे, ज़मीन के नीचे बहता रहे। बस 2 पंक्तियाँ आप सुना दें तो हम खत्म कर दें। गाना नहीं, कविता। देखिए, 1 घंटे में मैंने खुद को बहुत एक्सपोज कर दिया जो थोड़ा बहुत आप लोग मुझसे प्यार करते होंगे, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अब ये अच्छा ठीक है, लेकिन गाना सुना दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए गाना नहीं, एक कविता मैं पढ़ता हूँ, है ना। और छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों की, ताकि हम लोग ना इसे विराम भी दे सकें। सब बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ विनीता जी? 50 किलोमीटर दूर से आई हैं, अभी बताया था उन्होंने। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल, अब हम लोग समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई। गीत जी को सुनते रहेंगे तो सुनते चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद गीत जी और धन्यवाद रश्मि। आपसे बातचीत करते हुए मुझे लगता है समय का ध्यान किसी को नहीं रहा। मैं पीछे बैठ के देख रही थी, मैं बार बार इशारा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर बैठे हुए मेरे जितने भी लोग हैं इतने मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे थे, मुझे लगा इन्हें अगर मैं डिस्टर्ब करूंगी या रुकवाऊंगी तो शायद आज कोई पाप हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं रोका। इसलिए आप का थोड़ा ज़्यादा समय हम लोगों ने लिया। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने कहा मैं रॉक स्टार बनना चाहता था, लेकिन आज भी आप रॉक स्टार ही हैं हम सब के लिए। और साथ में ये भी कहूँगी कि आपकी पूरी बातचीत में एक चीज़ तो समझ में आई कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए एक दर्द है जिसे आपने बहुत संजो के रखा है, जो विश्व में कहीं ना कहीं नहीं नज़र आता है। वो दर्द है आपका, ये अपना प्रेम जो आपका है, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके अंदर में अपने लोगों के लिए जो प्रेम आपने छिपा के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, एक छोटा सा हम लोगों का रहता है। मेरी सहयोगी, हमारी सहयोगी सीमा से अनुरोध करूँगी कि सीमा आए और घर जाते हैं। रश्मि आई, सीमा।
ये आपके लिए उन महिलाओं के हाथों से बना हुआ है जो स्वरोजगार करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो कलकत्ता के आसपास के गाँव में काम करती हैं, उनके लिए ये आपके लिए आया है। मैं मुक्ति से अनुरोध करूंगी, मुक्ति सीमा, मुक्ति से अनुरोध करूंगी, मुक्ति आप आएँ और रश्मि को भी एक स्नेह चिन्ह दे। मुझे लगता है आप सब थक भी गए हैं शायद, तालियां बड़ी धीरे धीरे बजती हैं। धन्यवाद गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके सबको, मुझे लगता है मैं कह सकती हूँ कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मुझे लगा था 2 4 5 सवाल मैं पूछ लूँ, लेकिन आपने शुरू में मुझे कह दिया कि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है, आप बोलती हैं तो लगता है डांटती हैं, तो मुझे ना बस खाली देखिए क्या होता है ना, समझदार घोड़ा जो होता है वो चाबुक की परछाई देख के ही दौड़ने लगता है। मैंने सिर्फ इतना बोला था, आपकी आवाज़ बुलंद है, बाकी इन्होंने आगे कुछ समझ लिया। इसलिए मैंने इनसे बहुत सवाल भी नहीं पूछे और बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं रही, लेकिन सही में आपसे बात, बहुत सुंदर है। चलिए धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सीमा को बुलाना चाहूँगी कि सीमा आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। और आप सबसे अनुरोध होगा कि यहाँ किताबें हैं। धन्यवाद पूनम दी, प्लीज़ बैठिए। धन्यवाद रश्मि जी, आप लोगों के द्वारा हम लोगों ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति सुनी। मैं भी विद्या के क्षेत्र से हूँ, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि पहली बार कोई ऐसे राइटर को सुन रहा था जो बड़ा बेबाकी से क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर करते हैं, जो बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं टीचर्स, उनकी तरह आप किसी भी प्रश्न का आप जो उत्तर दे रहे थे वो बड़ा ही लय में और तरीके से, ये कहीं ना कहीं मुझे जलन हुई आपसे देख के कि आप एक तो विख्यात राइटर तो है ही, आपको 4-6 सब्जेक्ट विषय पे कमांड है। मैं भी भोपाल से पीएचडी की हूँ सर, आपके यूनिवर्सिटी से, भोपाल यूनिवर्सिटी से। तो मुझे ये बहुत एहसास हो रहा था, आपने जो बोला कि साहित्य में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लिश में वो शब्द जो एक, जैसे आपने बताया, अट्ठास, ठहाका, हंसी, उल्लास, इंग्लिश में एक ही होता है लाफ्टर, प्लेजेंट लाफ्टर। तो शायद ये हमारी कमी नहीं है, ये उनकी उतनी जागरूकता नहीं है हमारी संस्कृति को जानने के लिए, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं आप ही से उम्मीद है, आप इस लेवल तक आके वो उसको आप एक ब्रिज की तरह काम करें और हमें वो समन्वय बना के दे। ये हम सब का अनुरोध है और उम्मीद भी रहेगा आप जैसे लेखक से। तो मैं इसी के साथ आज यहाँ पर आए सभी हमारे गेस्ट जो बार बार हमारे एक फ़ोन पे आग्रह पे आतुर रहते हैं कि कोई ऐसा राइटर जो आ रहे हैं हमारे दूर से, उनको देखें, सुने, उनसे बातचीत करें। पीछे में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो भावी भविष्य के हैं, उनके लिए, जो मीना मैम के तरफ से पीछे में आए हैं, मैं उनका भी, और हमारे जितने भी आदरणीय अतिथि हैं, मैं उन सब का स्वागत तो दीदी ने किया। मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और सुना, और बड़ी ही रोचक तरीके से उन्होंने आपने प्रश्न किया और बखूबी आंसर भी पाया। मैं रश्मि जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत लय से, तरीके से, जितने तरीके से ये भागते गए उतनी तरीके से आपने पकड़ पकड़ के उनसे क्वेश्चन पूछा और उनको कहीं भागने नहीं दिया 3-4 क्वेश्चन में। पूनम दी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुक्ति जी का, हमारी पूरी एहसास टीम का बहुत धन्यवाद। पूनम दी ने बहुत सब कुछ करके हम लोगों को यहाँ तक जोड़ के रखा है, उनका बहुत विशेष धन्यवाद। मैं सबसे लास्ट में, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका गीत जी का देना चाहूँगी कि मैं बहुत तरीके से आपने जो प्रेम की, जो सूर्य के साथ, जो सूरज की साथ तुलना की है, तरीके से कि क्या महसूस करना चाहिए, क्या हिमाकत करनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए, क्या समझनी चाहिए, ये हम लोग को भी समझ में आया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का भी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अपनी मीडिया दैनिक जागरण का बहुत धन्यवाद, श्री सीमेंट का धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ, प्रभा खेतान फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और यहाँ के जितने भी हमारे पीछे में खड़े हुए भाई, सबका धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।